हेलो हेलो एवरीवन। कॉमर्स तुम्हें प्रणाम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, युवा साथियों, कल हम लोगों ने प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का एनालिसिस किया। प्रतियोगिता के आधार पर जो बाजार का हम लोगों ने एनालिसिस किया उसके अंदर हम लोगों ने ये जाना कि प्रतियोगिता के आधार पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है ना। हम इसके मूल्य का निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता में कैसे होता है, अल्पाधिकार में कैसे होता है, एक अधिकार में कैसे होता है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि जो बाजार होते हैं वो बाजार कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें ये पहचान करनी है कि कौन सा बाजार किस तरह का होता है। तो कल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें ये 10 पॉइंट आपका रह गया। अचानक से जो है इसका जो स्पीकर है वो एकदम बंद हो गया, जिसके कारण से 10 पॉइंट एनालिसिस करने से रह गया। देखिए, ये जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, उस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है, क्षैतिज औसत वर्ग होता है। यानी क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से होता है। ये प्राइस का मतलब यहाँ पर ए आर होता है। ए आर और प्राइस एक ही बात होती है। ये क्या बताता है आपको, देखिए, ये बताता है कि परफेक्ट कंपटीशन की पोजीशन में फर्म का जो डिमांड कर्व होता है वो परफेक्ट इलास्टिक होता है, पूर्णतः लोचदार होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि फर्म जो भी कीमत चल रही है उस कीमत पर चाहे जितना उत्पादन बेच सकती है। फर्म की जो मांग वक्र है वो एक क्षैतिज सरल रेखा यानी एक्स के समानांतर होती है, और इसके द्वारा इसे स्पष्ट किया जाता है, जो ये दर्शाती है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को उस कीमत पर स्वीकार करना पड़ता है। यानी जिस कीमत वो प्राइस टेकर होता है। ठीक है ना। ध्यान रखने वाली बात ये है, प्राइस मेकर नहीं होता है। परफेक्ट कंपटीशन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता है। जो बाजार की मांग और पूर्ति यानी डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा जो है डिटर्मिनेशन किया जाता है। इस कीमत पर फर्म या जो भी विक्रेता है वो जितना चाहे उत्पादन बेच सकता है। यही चीज़ इसमें दिखाई गई है। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगला जो है मार्केट को एनालिसिस करते हैं, मोनोपोली मार्केट। देखिए, मोनोपोली मार्केट जो होता है, जैसे कि नाम से क्लियर है, मोनोपोली यानी वन सेलर। मोनो का मतलब होता है वन, और जो है पॉली का मतलब होता है सेलर। ठीक है ना। तो मोनोपोली यानी कि जहाँ पर किसी भी आइटम को बेचने का एक ही विक्रेता हो उसको हम लोग कहते हैं मोनोपोली। ओके, मोनोपोली के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, मोनोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज ए सिंगल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट विच नो क्लोज सब्सिट्यूट। कह रहा है कि एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही विक्रेता होता है तथा उस वस्तु का निकटतम स्थापन्न नहीं होता है। देखिए, निकटतम स्थापन्न का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। निकटतम स्थापन्न का मतलब होता है कि कोई जो भी मार्केट में आइटम है, जो भी मार्केट में वस्तुएं हैं, उसमें जो है कोई दूसरे तरह की कोई मार्केट में वस्तु नहीं होती है। जैसे सपोज करो कि मच्छर भगाने की गुड नाइट आती है, तो गुड नाइट की जगह मार्केट भी है, और सॉरी मॉर्टिन भी है, और जो है मॉर्टिन के अलावा जो है और भी तरह की कई कंपनियां जो है मार्केट में हैं जिससे जो है मच्छर भगाए जाते हैं। लेकिन वो मोनोपोली नहीं हुई। मोनोपोली का मतलब है कि जब बाजार में एक ही तरह का आइटम हो, उसके जैसा भी कोई दूसरा आइटम बाजार में नहीं बिकता हो, तभी तो जो है मोनोपोली हो सकती है। अदरवाइज मोनोपोली फिर क्यों क्यों नहीं मानी जाएगी। मोनोपोली तो तभी मानी जा सकती है जब उसके बेचने वाला एक ही हो मार्केट के अंदर। ठीक है। तो मोनोपोली का मतलब कि जहाँ पर एक ही सेलर हो और बेचने वाला जो है एक हो, और उसके जैसा कोई दूसरा वस्तु न बनाया जाता हो, न देखा जाता हो। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मोनोपोली। क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो होती है, मांग की आड़ी रोज शून्य होती है। मांग की आड़ी रोज का मतलब यही है कि जो दो वस्तुएं होती हैं उनको बोला जाता है स्थानापन्न वस्तुएं। इसकी जगह दूसरी वस्तुएं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो जब यहाँ पर होता ही नहीं है, इसीलिए मोनोपोली। अगर होता तो मोनोपोली नहीं होता। जैसे सपोज करो कि मार्केट में स्कूटर है, तो एल का स्कूटर भी आ रहा है, ठीक है, बजाज का स्कूटर भी आ रहा है, वेस्पा का स्कूटर भी आ रहा है। जब ये तीन तरह के हमारे पास वस्तु हैं तो हम स्थानापन्न, हम क्रॉस इलास्टिसिटी यानी एल का अगर महंगा है तो हम बजाज का खरीद लेंगे, बजाज का महंगा है तो वेस्पा खरीद लेंगे। तो इसको बोलते हैं क्लोज सब्सिट्यूट, है ना। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो बन जाएगी, क्योंकि इसकी जगह हम इसको ले लेंगे, इसकी जगह इसको ले लेंगे। तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है कि दो तरह का आइटम नहीं, सिर्फ एक ही तरह का आइटम होता है, एल वेस्पा, जो भी खरीदना है यही खरीदना है। इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, जीरो होती है।
नॉन कंपटीशन मार्केट होता है, तो जानते हैं जब कंपटीशन किसी से है ही नहीं, अकेला मार्केट देखने वाला है, गैर प्रतियोगिता बाजार होता है। जैसे एग्जांपल इंडियन रेलवे का कोई अल्टरनेट है? कितना ही आप लोग जो है ट्रक दौड़ा लो, कितना ही सब कुछ कर लो, लेकिन रेल का अल्टरनेट नहीं है। द कंप्लीट अपोजिट ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन, ये कह रहा है पूर्ण प्रतियोगिता के एकदम विपरीत होता है। जैसे हमारा परफेक्ट कंपटीशन था, उसका जस्ट उल्टा होता है मोनोपोली। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। आफ्टर इट कहता है फीचर्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स को एनालिसिस कर लेते हैं। फीचर्स का मतलब हो गया कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है। वन सेलर होता है, क्लियर विक्रेता होता है, जानते ही हम। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं, क्रेताओं की अधिक संख्या होती है। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि क्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है ना, और क्रेताओं की संख्या ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जो है सेलर जो है वो प्राइस को अपने तरीके से रखेगा। सेलर के हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, या तो वो प्राइस का डिटर्मिनेशन कर सकता है या क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन कर सकता है, यानी मूल्य का निर्धारण करेगा या पूर्ति का निर्धारण, दोनों में से किसी एक चीज़ का निर्धारण कर सकता है। इसको हम लोग बाद में एनालिसिस करेंगे, फिलहाल जानिएगा। तीसरा होता है फर्म एंड इंडस्ट्री आर सिनोनिम्स विद ईच अदर। फर्म और उद्योग एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। देखिए फर्म और उद्योग क्या होता है, इसको समझ लीजिएगा पहले, जब भी आप लोग आगे चल पाएंगे। फर्म का मतलब होता है कि एक ही बिजनेस जो सॉल्व, जैसे हम लोग अगर अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स में सॉल्व प्रोप्राइटर को हम लोग कहेंगे फर्म, और जो पार्टनरशिप है उसको हम लोग कहेंगे इंडस्ट्री। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सपोज करो कि यहाँ पर हुंडई की एक कार है, तो हुंडई की एक कार फर्म है जिसको हम लोग अकाउंट में बोलते हैं सेलर। ठीक है ना, वन सेलर। और जो हुंडई जैसी कार बनाते हैं उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। जैसे कार जो आती है हुंडई की भी आती है, होंडा की भी आती है, सुजुकी की भी आती है, फिएट की आती है, टोयोटा की आती है, डेटसन की आती है, रेनॉल्ट की आती है, महिंद्रा की आती है, टाटा की आती है। ठीक है ना, और पता नहीं कितने तरह की आती हैं। तो इन सबको मिला दे तो इंडस्ट्री बन जाएगी, और अगर एक को एनालिसिस करें तो फर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि मोनोपोली होती है, मोनोपोली में एक ही सेलर होता है, तो फर्म भी वही होगा, इंडस्ट्री भी वही हो जाएगा। नंबर 4 पॉइंट है आप लोगों का, नो क्लोज सब्सिट्यूट, निकट स्थानापन्न का अमान। क्योंकि कोई एक दूसरे की जैसी वस्तुएं होती नहीं है, इसलिए जो है उसका कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता है। अगर रेलवे है तो रेलवे का कोई अल्टरनेट है ही नहीं हमारे पास, रेलवे के कंपेयर हम किसी से कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए नो क्लोज सब्सिट्यूट। नंबर कह रहा है नंबर 5, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म, नई फर्म के प्रवेश और प्रतिबंध। नई फर्म उसमें नहीं आ पाती हैं, क्यों नहीं आ पाती हैं? कहता है मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर होता है, ये एक ही सेलर होता है इसमें। किसके कारण से होता है? गवर्नमेंट लाइसेंसिंग कंट्रोल, गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। पेटेंट राइट हो सकता है, जैसे पेटेंट राइट खरीद रखे हैं, जैसे हल्दी का पेटेंट है वो इंडिया बना सकता है, हींग है इंडिया पैदा कर सकता है, या मान लीजिए कि जैसे सॉफ्टवेयर का काम है वो अमेरिका ही कर सकता है। तो ऐसे जो पेटेंट्स राइट लेने के कारण से भी मोनोपोली का जन्म हो जाता है। कार्टल्स व्यापार गुट बन जाते हैं। व्यापार गुट का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि दो दो कंपनियां हैं जो आयरन का प्रोडक्शन करती हैं, टिस्को एंड इसको। तो टिस्को टाटा एंड स्टील एंड कंपनी, एंड इसको इंडिया एंड स्टील एंड कंपनी, दोनों ने क्या काम करा, आपस में मिलकर कहने लगे कि भाई अगर इस तरीके से हम जो है अपने प्राइस डाउन करते रहेंगे, कस्टमर फ़ायदा उठाता रहेगा। तो उन्होंने क्या काम करा, दोनों फर्में आपस में मिल गई, एक ग्रुप बना लिया, इसको कहते हैं कार्टेल। तो कार्टेल होने के कारण से भी मोनोपोली का जन्म हो जाता है। नेचुरल ऑक्यूरेंस, प्राकृतिक घटना। जैसे मान लीजिए सपोज करो जैसे तेल है, तो तेल कहाँ पर है, सिर्फ अरब की खाड़ी में है, तो अरब की खाड़ी के अलावा तो कहीं है नहीं। तो जितनी भी अरब कंट्रीज़ है वो सब तेल का प्रोडक्शन करती हैं, तेल ही बनाती हैं, तो उनका क्या है, मोनोपोली है बाजार पे पूरे। जैसा वो करते हैं वैसे बाजार में रेट का डिटर्मिनेशन होता है। मर्जर एंड एमलगमेशन, कोई दो फर्म आपस में मिल जाती हैं तो उसको हम लोग अमलगमेशन कहते हैं, मर्जर कहते हैं। ठीक है ना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पूरा चैप्टर है, वहाँ आप लोग पढ़ लेंगे। तो कलाकार प्रतियोगिता होने के कारण से भी दो फर्में जब आपस में मिल जाती है तो उसके कारण से भी मोनोपोली का जन्म हो जाता है। कच्चे माल के ये आपका कह रहा है कच्चे माल का केंद्रीयकरण। कच्चे माल का केंद्रीयकरण का मतलब हो गया कि जो रॉ मटेरियल जिसके पास है उसके कारण से भी ऐसा हो जाता है। जैसे कच्चा माल जो है, मान लीजिए सपोज करो रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा जो है किस क्षेत्र में है, तो नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में बहुत है, या राजस्थान में बहुत है। ठीक है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज होने के कारण से मोनोपोली हो जाएगी। इन स्टेट, ये स्टेट जो है क्या है, हमेशा मालदार होते चले जाएंगे। जैसे झारखंड में बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, कोयला ज़मीन में से बहुत ज़्यादा पैदा होता है, तो वहाँ पर जो है क्या हो गया, एकाधिकार हो गया है। अल्प अल्प अत्यधिक पूंजी विनियोग, कैपिटल बहुत ज़्यादा लगाने के कारण से भी इसमें मोनोपोली हो जाती है, क्योंकि हर फर्म
हर इन्वेस्टमेंट, हर बिजनेस जो है ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकता, जिसके कारण से मोनोपोली हो जाती है। गुडविल ऑफ ए फर्म, कोई फर्म की गुडविल बन जाती है तो सभी लोग उसी का माल खरीदना चाहते हैं, किसी दूसरी कंपनी का माल नहीं खरीदना चाहते, जिसके कारण से क्या हो जाती है, गुडविल ज़्यादा अच्छी होने के कारण से उसी का माल बिकता है और फिर मार्केट में मोनोपोली उसकी हो जाती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, आयात निर्यात कर नीति होने के कारण से भी कभी कभी मोनोपोली हो जाती है। जैसे चाइना की है, चाइना में क्या होता है, चाइना का माल इतना सस्ता है कि उस पर कितना ही एक्साइज ड्यूटी लगा दो आप लोग इंडिया के अंदर, 700 800% एक्साइज ड्यूटी लगा दो, तब भी जो है हम वो मार्केट में हम कम्पीट नहीं कर पाते। लेकिन अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, उसके तहत हमारे भारत के अंदर ही माल बनेगा, यहीं बिकेगा, यहीं डिमांड एंड सप्लाई होगी, जिसके कारण से भी मोनोपोली होने की संभावना बढ़ जाएगी, सामान महंगे हो सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 है फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, फ्री प्राइस पॉलिसी। ये जो होती है कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, स्वतंत्र कीमत नीति होती है, प्राइस मेकर होते हैं। देखिए परफेक्ट कंपटीशन जो होता था वो प्राइस टेकर होता था, मोनोपोली प्राइस मेकर होता है। कीमत इसके आधार पर चलेगी, कस्टमर को लेना है या नहीं लेना है, कोई इस बात से मतलब नहीं होता, क्योंकि कस्टमर को अल्टरनेटिव नहीं है, कस्टमर को तो बेचारे को लेना ही पड़ेगा। इसलिए फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, फ्री प्राइस पॉलिसी होती है, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है बाजार में। ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, कीमत विभेद होता है। एक ही तरह की वस्तुओं को वो सेलर जो फर्म होती है विभिन्न क्रेताओं को विभिन्न विभिन्न कीमत पर बेचता है। टेकिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स ऑफ द सेम आइटम्स। सपोज करो कि जैसे मान लीजिए हमारी जो है, मान लीजिए कि कोई पानी बनाने की कंपनी है, ठीक है ना, पानी बिसलेरी की बोतल बनाती हैं, तो बिसलेरी की बोतल बनाती है, तो अगर वो मान लीजिए बिसलेरी की बोतल बनाने वाली पूरी इंडिया के अंदर एक ही है, ठीक है, तो वो अगर मान लीजिए पानी बेचे राजस्थान में, तो राजस्थान में एक बोतल वो महंगी बिकेंगे, 40 रुपये की बिकेंगे, तब भी बिकेगी, ठीक है ना। और वही जो बोतल है बिसलेरी वाली, वो सपोज करो कि गंगा यमुना के आसपास, गंगा का जो क्षेत्र है ब्रज घाट यूपी में, वहाँ बेच के, तो यहाँ पर उनकी नहीं बिकेगी। क्यों नहीं बिकेगी? क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो यहाँ वो क्या बेच रहे हैं, 20 रुपये की बेच रहे हैं। सपोज़ करो कि यही बोतल जो है वो बम्बई में बेच रहे हैं, ठीक है, तो बम्बई में अलग पॉलिसी रखेंगे, तो एक ही बिसलरी की बोतल जगह जगह अलग अलग रेट की बेच रहे हैं, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ आइटम, वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण। देखिए एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण आया, उधर आया आपका कीमत पर पूर्ण नियंत्रण। या तो वो पूर्ति पर नियंत्रण रख सकते हैं पूरा का पूरा, या फिर कीमत पर नियंत्रण रख सकते हैं। सपोज कीजिए कि जो है सेलर ने, फर्म ने यह तय किया कि वो जो है 40 रुपये का एक आइटम बेचेगा, कोई 40 रुपये की बिसलेरी की बोतल बेचेगा, तो अब कस्टमर के हाथ में वो ले या ले, कस्टमर ने कह दिया हम नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेंगे हम लोग, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सप्लाई का जो भी कंट्रोल हो गया वो किसके पास चला गया, कस्टमर के पास चला गया, उपभोक्ता के पास चला गया। उल्टा कर लेते हैं, अगर सेलर ये कहता है कि जी मैं मार्केट में जो प्रोडक्शन लाऊंगा वो प्रोडक्शन ला रहा हूँ मैं बाज़ार में बिसलेरी की जो है 1 लाख बोतल लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, अब 1 लाख बोतल यानी कंट्रोल ऑफ सप्लाई किसके हाथ में चला गया, सेलर के। तो प्राइस सबकी बात डिटर्मिनेट करेंगे कौन, कंज्यूमर। क्यों करेंगे कंज्यूमर इस बार यूँ करेंगे क्योंकि 1 लाख बोतल आ गई हैं, 1 लाख बोतल आ गई, खरीदने वाले जो हैं वो मान लीजिए 20 लोग ही हैं, तो इसका मतलब बोतल पड़ी रहेंगी, तो प्राइस क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। कस्टमर कहेगा जी हम तो 5 रुपये की लेंगे, ले देते हो दे दो वरना मत दो। तो सप्लाई क्योंकि ज़्यादा है तो ऐसे में 5 रुपये की उसे बेचनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए लेने वाले जो है वो 2 लाख लोग हैं, तो 2 लाख लोग हैं, तो इसका मतलब प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो यानी प्राइस यहाँ पर जो कम बढ़ती करेंगे वो कौन करेंगे, कस्टमर करेंगे। तो इसका मतलब एक अधिकार में क्या होता है कि वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण कर सकता है या कीमत पर पूर्ण नियंत्रण, दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकता है। कह रहा है नेक्स्ट, बेरोजगार मांग या उपभोक्ता की वस्तु की मांग पर पूर्ण नियंत्रण। ठीक है, ये क्या होता है, क्या कहना चाह रहा है इसमें कि जो है वस्तु की बेरोजगार मांग या उपभोक्ता की वस्तु पर मांग पर पूर्ण नियंत्रण होता है। देखिए क्योंकि यहाँ पर बेरोजगार मांग होती है, बेरोजगार मांग का मतलब हो गया कि वस्तुएं ऐसी होती हैं कि कीमत बढ़ा लो कीमत घटा लो, उनकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे जीवन निर्धारण करने के लिए वस्तु होती हैं, ठीक है ना, जैसे जो है आटा, गेहूँ, दाल, चीनी ये सब होती है, तो इनके रेट अगर बढ़ भी जाएंगे तब भी लेने पड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पर रेट बढ़े घटें, जो वस्तु की जो मांग होती है वो लगातार उतनी बनी रहती है, इसलिए इनके रेट भी हाई रहते हैं, इसलिए इसको मोनोपोली मार्केट भी कहते हैं, बेरोजगार मांग कहते हैं। इसीलिए उपभोक्ता का वस्तु की मांग पर पूर्ण नियंत्रण होता है। उपभोक्ता के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि उपभोक्ता जो है कितना इसको जो है लेना चाह रहा है, कितना इसको देना चाह रहा है।
नंबर 10 है इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, दीर्घकाल में असामान्य लाभ होता है इसके अंदर। देखिए दीर्घकाल में असामान्य लाभ या हानि वानी की जो कैलकुलेशन है हम लोग जब प्राइस का डिटर्मिनेशन करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। कम लोचदार वक्र, लेस इलास्टिक कर्व होता है इसके अंदर, वो ध्यान रखिएगा, वो पूर्णतः लोचदार वक्र होता था। यहाँ पर क्या होता है, लेस इलास्टिक कर्व होता है। मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, नेगेटिव स्लोप वाला होता है। नेगेटिव स्लोप का मतलब हो गया ऐसे होता है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप वाला। तो कम लोचदार होता है, ओके। और ग्राफ देखिए इस तरीके से बनता है, ये देखिएगा यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, एम सी बराबर एम आर के होता है और प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। एम सी एम आर के बराबर होता है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है, बट एवरेज रेवेन्यू यानी प्राइस मार्जिन रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से हमेशा ज़्यादा होती है। क्वांटिटी होती है या प्राइस होती है, देख लीजिएगा ये बता ही रहा है कि यदि कीमत ज़्यादा हो जाएगी तो वस्तु की कम मांग करी जाएगी। देखिए यहाँ पर कीमत ज़्यादा हो गई है तो क्वांटिटी कम हो गई है, ठीक है। अगर जो है प्राइस नीचे लिया है, ये लोग कम लिया है, तो क्वांटिटी जो है बढ़ के Q1 पे पहुँच गई है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर प्राइस अगर कम होगा तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, अगर प्राइस ज़्यादा हो गया तो वस्तु की काम घट जाएगी। ये जो दिखा रहा है कि एकाधिकारी की कीमत पर पूर्ण नियंत्रण से अभिप्राय ये नहीं है कि एकाधिकारी वस्तु कितनी भी मात्रा किसी भी कीमत पर बेच सकता है, क्योंकि एकाधिकारी जब किसी वस्तु की कीमत को एक बार निर्धारित कर देगा तो मांगी गई मात्रा पूरी तरीके से क्रेताओं पर निर्भर हो जाएगी। मैंने पहले बताई, यदि कीमत अधिक कर दी तो वस्तु की कम मात्रा मांगी जाएंगी, और यदि कीमत रख दी तो वस्तु की ज़्यादा की मात्रा मांगी जाएगी। लेकिन एकाधिकारी द्वारा निर्धारित कीमत और उसके द्वारा बेची जाने वाली मात्रा में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। या तो वो कीमत डिफाइन करेगा या फिर जो है क्या क्या करेगा, या फिर जो है उसकी क्वांटिटी का करेगा। एकाधिकारी फर्म का मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ होता है, कम लोचदार होता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। कम लोचदार का मतलब हो गया कि इस तरीके से ढाल वाला होता है, ठीक है। तो यह मांग वक्र कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच में जो है विपरीत संबंध को दर्शाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है, ओके। तो एकाधिकारी में जो मांग वक्र ढलान नीचे की ओर है वो कीमत और मात्रा के बीच विपरीत संबंध को प्रकट करता है। एकाधिकारी जो चाहे कीमत निर्धारित कर सकता है, परंतु कीमत जितनी अधिक होगी बिक्री उतनी ही कम होती चली जाएगी। ये बात ध्यान रखने वाली है, ओके। तो आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ दो चीज़ और पढ़ लीजिएगा, मोनोप्सोनी और बिलेटरियल मोनोपोली, ये दो शब्द और समझ लीजिएगा। मोनोप्सोनी क्या होता है, मोनोप्सोनी ये मोनोपोली के ही दो पोर्शन होते हैं। मोनोप्सोनी का मतलब होता है वन सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर, यानी एक ही सेलर हो और ख़रीदने वाले जो हैं वो क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। एक्स ओल्ड प्रोडक्ट, यहाँ पर जो है पुराना माल बेचा जाता है, उसको बोलते हैं मोनोप्सोनी। बिलेटरियल मोनोपोली, बायलैटरल मोनोपोली का मतलब हो गया कि जहाँ पर क्या होता हो कि एक सेलर हो एक बायर हो। बाय का मतलब हो गया दो, यानी एक और एक सेलर एक बायर, उसको बोलते हैं बायलैटरल मोनोपोली, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी में ऐसा होता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी में खरीदने वाला भी एक होता है, बेचने वाला भी एक होता है, तो वहाँ पर हमेशा बायलैटरल मोनोपोली का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको मोनोपोली मार्केट समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से, ठीक है। कल हम लोग जो है मोनोपोलिस्टिक लेंगे, फिर हम लोग डिफरेंस भी एनालिसिस करेंगे। पहले हम लोग एक बार जो है सारा जो है ये जो मार्केट होते हैं, मार्केट के टाइप्स को एनालिसिस कर लेंगे। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें भी आता है, और BA BCom और MCom में तो बहुत ज़्यादा काम में आता ही आता है। सो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखते रहिएगा, प्रॉपर नोट बनाते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। तो कल हम लोग फिर आपसे डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, भविष्य मंगलमय हो, और नित्य नई ऊंचाइयों को नमन करें, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।